चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहली क्लास में हम लोग जो नंबर और डिजिट क्या होता है और नंबर और डिजिट का जो खेल होता है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर क्या है, डिजिट क्या है। उससे जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता था उसके बारे में जो भी जानकारी होना चाहिए उसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आप उसको नई वीडियो देखें तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग आज नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो रेशनल इरेशनल होता है, इस सब संख्याओं के बारे में समझेंगे। क्योंकि देखिए ये सब जो है ना मैथ का बेसिक है, जड़ है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मैथ बना रहे हैं तो इस सब का नॉलेज नहीं है तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग को इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए जो भी वर्ड आता है ना उसके वर्ड में ही उसका सेंस जो है वर्ड में ही इसका सेंस छुपा रहता है। जैसे हम यहाँ क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल यानी कि आप देखिए अगर आप किसी बच्चे के जाइएगा कहिएगा बाबू तनी गिनती करो तो वो स्टार्ट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक से स्टार्ट करो। ऑटोमेटिक है और नेचुरली उसके मुंह से निकलेगा एक ही निकलेगा। उसको आप ये मत बताए कि तुम 1 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो, 15 कुछ ना बोलिए। उसको सिर्फ आप कहिए कि बाबू तुम गिनती करो, सिर्फ आप कुछ उसको गिनती करो तो 1 से स्टार्ट करेगा। यानी कि नेचुरली जो अपने आप को चीज निकल जाता है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप? 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 डॉट क्या, यानी कि गिनती को भी स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा। यानी कि गिनती को संख्या का क्या कहेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब देखिए जैसे हम बोले हैं, आपको बोलेंगे बताइए ये क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? -1 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको थोड़ी, जैसे आप समझिए, यहाँ समझिएगा, ये दो मेरे पास मार्कर है। हम बोलेंगे इसमें कितना मार्कर है, आप ये नहीं बता सकते -1 -2 मार्कर है, 2 मार्कर है। अगर एक हम हटा भी लेते हैं तो इससे तो ना बोल सकते -1 मार्कर है, 1 मार्कर है। तो यानी कि क्या हुआ, इसको हम काउंट कर रहे हैं, निगेटिव में नहीं जा रहे हैं। हर वक्त प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव ही रहता है, निगेटिव नहीं जाता है। तो -1 है क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो नहीं है, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। आप समझिए जैसे बोले हैं कि 105 105 का ये काउंटिंग नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? तो हाँ है। आप काउंट कीजिए 105 आ जाएगा। जैसे बोले 2, ये तो है किया। अब जो 2 यहाँ 2 मार्कर रख दिए हैं, अब बताइए 2 मार्कर क्या है? इसको काउंटिंग 1 2 मार्कर काउंटिंग हो गया, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हो क्या? प्राकृतिक संख्या है। आप समझिए जैसे हम आपको बोल दें कि जी 5.5 क्या है, 5.5, क्या इसको आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अब कोई चीज़ काउंट कर देंगे, सीधे काउंट करेंगे। आप जैसे 5.5 नहीं समझिएगा, समझिए 1 क्योंकि मेरे पास उतना सामान नहीं है, तो समझिए जैसे 1.5 लिखे हम, कितना है? 1.5 है। अब बताइए इसको हम बोलेंगे क्या मार्कर है, इसको हम बोलेंगे कितना मार्कर? आप क्या बताइए? 1 2। ऐसा ना मार्कर को हम आधा काट देंगे, उसके बाद आप बताइएगा 1.5 मार्कर है। ऐसा नहीं गिनती हो सकता, या तो 1 मार्कर होगा या तो 2 मार्कर होगा, बीच में तो 1.5 मार्कर हो नहीं सकता। क्या पूरी की पूरी हो सकती है ना? इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। समझ गया प्राकृतिक संख्या। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है मेरा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 से जो संख्या स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जो संख्या गया वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब जैसे हम लिखे हैं 0 लिखेंगे तो 0 क्या काउंटिंग होता है? मार्कर कुछ गड़बड़ दिख रहा है। जैसे 0 लिखे हैं, अब बताइए हमें कोई मार्कर नहीं, जैसे ये क्या है? 0 है, 0 है ना? क्या 0 को हम काउंट कर सकते हैं? काउंटिंग आता है, आप काउंटिंग करिएगा तो ऐसे इतना है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0 आप बोल सकते हैं। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, है नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं। 0 का हम काउंटिंग नंबर, हमको 0 आता ही नहीं। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए 0 मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या आ गया, होल नंबर। अब बताइए कोई भी संख्या है, यहाँ तक नेचुरली जो निकल गया। अब 0 के बिना कोई संख्या पूरा हो सकता है? अधूरा है। पूरा करने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्या में यानी कि गिनती की संख्या में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमको पूर्ण संख्या मिल जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये क्या था? यहाँ से लेकर ये आपको दिख रहा, ये क्या था? प्राकृतिक संख्या था।
तो प्राकृत संख्या में हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्या भी कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर दिए तो क्या बन गया, हमको पूर्ण संख्या बन गया। क्या बताया था कि जीरो के बिना कोई भी संख्या अधूरा था, हम उसमें जीरो ऐड कर दिए तो हमको पूर्ण हो गया। तो प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो हमको पूर्ण संख्या बन जाता है। ये दोनों आप समझ गए होगा। चलिए अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्वेश्चन आ जाए आपको, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब क्या बताइएगा, हाँ या नहीं। नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। कभी भी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अभी बता रहे हैं कैसे। और क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो हाँ, यानी कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों, अब बताइए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, गिनती की संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर 0 1 2 3। चलिए देखिए, जितना भी नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर जितना यहाँ 1 से स्टार्ट है, जितना भी नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या है, वो तो पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं। यानी कि नेचुरल नंबर को हम पूर्ण संख्या में घुसा सकते हैं। ठेठ भाषा हम समझिए कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या में घुसा सकते हैं ना। क्योंकि सिर्फ क्या है, नेचुरल नंबर में तो सिर्फ जीरो ऐड हो गया ना, इसलिए पूर्ण बन गया। तो जितना भी नेचुरल नंबर है सब हमको पूर्ण संख्या में आ गया है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन क्या बोले, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमको जीरो आ जाता है और प्राकृत संख्या में जीरो होता है नहीं, तो जीरो हमको एक एक्स्ट्रा हो रहा है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ये 2 डॉट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्णांक नंबर। क्या है, पूर्णांक इंटीजर। देखिए हमको पूर्णांक को जरूरत क्यों पड़ा, देखिए हर कोई भी चीज़ आता है ना, उसको कभी न कहीं हमको आगा लाइफ में उसको यूज कर, इसका भी कुछ कभी आगा लाइफ में इसको जरूरत पड़ा होगा, इसलिए इसका भी खोज हुआ। तो आप समझिए, जैसे हम यानी कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी, मतलब प्लस का इन्फिनिटी संख्या, माइनस का इन्फिनिटी संख्या और जीरो, ये तीनों मिलके क्या बनता है, हमको पूर्णांक बनता है। अब देखिए, जैसे हम बताए हैं कि आपको कोई किसी आदमी से, आप जैसे 5 रुपये किसी आदमी को दिए हैं, आप समझिए इस बात को। जैसे आप किसी आदमी को 5 रुपया दिए हैं, तो आपको क्या लिखिएगा, फलाना आदमी 5 रुपया लिया है, यही लिखिएगा, फलाना आदमी 5 रुपया लिया है, ठीक। और आप किसी से 10 रुपया लिए हैं, आप लिखिएगा हमने 10 रुपया फलाना से लिया है। अब यार इसमें कैसे पता चलेगा कौन लिया, हम लिए कि वो लिया, यहाँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। यहाँ देखिए, आप उसको 5 रुपया दिए तो लिख दिए फलाना आदमी 5 रुपया लिया है, और आप उससे लिए तो आप भी लिख लिए 10 रुपया लिए हैं। भाई कैसे पता उसको लिया है, दोनों तो लिए है, कैसे पता हम उससे लिए या वो हमसे लिया या हम उससे लिए। यहाँ तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हम एक सिंबल का प्रयोग करते हैं, प्लस और माइनस, ये दोनों सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे वो हमसे 5 रुपया लिया है, हम क्या कर देंगे, प्लस 5 रुपया, क्योंकि हमको 5 रुपया उसको दिए हैं, वो हमसे लिया है, तो इसलिए प्लस 5 गया। और हम उससे 10 रुपया लिए हैं, हम माइनस में आ गए, 10 रुपया कर्जा में आ गए हैं। प्लस और माइनस तो समझ गए, इसलिए हमको प्राकृतिक पूर्णांक संख्या का यूज पड़ा। अब देखिए, मतलब धनात्मक का सभी संख्या और ऋणात्मक का सभी संख्या, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जितना भी पॉजिटिव संख्या और 1 से अनंत तक जितना भी नेगेटिव संख्या और जीरो, तीनों जब मिल जाता है तब हमको एक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ये समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। भाई सीधी सी बात, हो सकती है, क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो यहीं से स्टार्ट है ना, प्राकृत संख्या यहीं से स्टार्ट है, और टोटल का टोटल क्या है, हमको पूर्णांक संख्या है ना, और प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो रहा है। अगर पूछ दे क्या सभी पूर्ण पूर्णांक संख्या हो सकती है, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट है, जीरो से लेकर अनंत तक ये संख्या जा रहा है, तो जितना भी पूर्णांक संख्या में आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या में जितना भी निगेटिव वाला पोर्शन आ जाता है, और प्राकृतिक और पूर्ण में हमको निगेटिव वाला पोर्शन आया ना था, इसलिए पूर्णांक संख्या कभी भी, सभी पूर्णांक संख्या कभी भी प्राकृत या पूर्ण नहीं हो सकती है। यहाँ तक आई होप समझ गए होइएगा। आज आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगला है मेरा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या? जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक इसमें कंडीशन भी है, देखिए इतना तो समझ गया P बाई Q के रूप में लिख सकते हो परिमेय संख्या, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि Q ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे मार्कर क्या हो गया? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बताए? वह संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जो जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझिए, जैसे हम लिखे 5/8 P बाई Q के, यानी कि सीरीज जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो 5/8 क्या है? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे लिखे 5 नहीं कुछ तो नीचे हम क्या है? 1 रहता है, परिमेय संख्या हो गया। 8 10 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे लिखे कुछ भी लिख दिए 112/125 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर हम लिखें कि 5/0 ये परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? अभी बताए थे कि जीरो कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो गया तो संख्या इन्फिनाइट हो जाता है। संख्या क्या हो जाता है? इन्फिनाइट हो जाता है। तो नीचे क्या है? 0 है ना, तो 0 कभी 5/0 परिमेय संख्या हो सकता है? तो संभव ही नहीं है। ये परिमेय संख्या है? नहीं है। बात देखिए ये तो समझिए, इतना तक तो आप लोग नॉर्मली जानते होइएगा। अब समझिए, इधर लिख दे रहे हैं। अब जैसे बताए हैं कि 5.87878787 ... अब बताइए, आपको ये पूछ दे कि परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या। यानी कि देखिए इतना तो आप समझ गए कि परिमेय संख्या कौन होगा, नहीं होगा। और दशमलव में भी परिमेय संख्या होता है। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट होता है, क्या? अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट होता है ना, तो वह भी संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब जैसे लिखे हम 5.878787 लिखे ना, इसको हम क्या लिख देते हैं? 5.87 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। जब जो संख्या रिपीट होता है उस संख्या को रोकने के लिए उसको हम ऊपर में एक रेकरिंग डाल देते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। इसको रेकरिंग डाल देते हैं। तो आप देखिए 87 कौन संख्या रिपीट हो रहा था? 87 रिपीट हो रहा था, हम इसमें रेकरिंग डाल देते, अभी संख्या रुक गया है। तो इस संख्या क्या है? परिमेय संख्या। आप कहिएगा कैसे? क्योंकि आपको अब इसको जानते हो, अगर आगे बताएंगे इसको कि रेकरिंग जितने संख्या पर आता है ना उतना नीचे नहीं चलाता। 2 संख्या पर रेकरिंग है ना, हम इसको लिख सकते हैं 5 8 7 है, 2 रेकरिंग था 2 पे, 2 हमको नीचा 9 आ जाएगा। समझ, इसलिए परिमेय संख्या हो रहा है। तो जितने संख्या पर रेकरिंग आता है उतना हमको 9 नीचे आ जाता है। समझ गए? आप जैसे समझिए, जैसे हम लिखे हैं कि 8.7777 ... क्या है? रिपीट संख्या है। रिपीट संख्या है ना, इस संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ होगा। जो भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, सेम संख्या रिपीट हो रहा है, तो संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे हम लिखे हैं 15.866666 ये परिमेय संख्या होगा? हाँ ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? हम इसको लिख सकते हैं 15.8 और 6 पर रेकरिंग। जो संख्या रिपीट हो रहा है कोई संख्या, उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इतना समझ जाइएगा। इसको मिटा दे। उसको उधर लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यानी कि जिस संख्या को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएगा? मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे क्या? जिस संख्या को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जितना भी रूट वाला संख्या सब क्या? अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 लिखे, √7 लिखे, √12 लिखे। आज क्या रूट 9 कहेंगे तो अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, ये परिमेय संख्या। क्यों? रूट इसका निकल रहा है, जिसका रूट नहीं निकलेगा वही सिर्फ अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट यहाँ नहीं होगा, मतलब √9 नहीं, √17 हो सकता है। ये सब क्या? अपरिमेय संख्या। अब एक आता है पाई। क्या? पाई एक अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, यह इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है आदमी कि जो पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। देखिए आपको पता है पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन जो पाई का जो वैल्यू 22/7 लेते हैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट मान है ये 22/7 एग्जैक्ट मान है, ये सन्निकट मान है। यानी कि इसके नज़दीक का जो पाई का नज़दीक से नज़दीक का मान 22/7 है। इसका सन्निकट मान है। ये जो कहिए इसका एग्जैक्ट मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इसका 22/7 है, ये परिमेय हो जाएगा। 22/7 ये परिमेय संख्या हो जाएगा 22/7, लेकिन पाई अपरिमेय है। ध्यान दीजिए,
पाई अपर में, क्यों? क्योंकि पाई का मान देखिए कितना होता है, एग्जैक्ट मान 3.147 डॉट डॉट डॉट, यानी कि संख्या इसका पता ना ही संख्या रिपीट हो रहा है और ना ही इस संख्या कट रहा है। कितना बहुत संख्या इसका लाखों बार इसको भाग देख लीजिए, कभी भी संख्या ना ही रिपीट हो रहा ना ही संख्या कट रहा है। ये संख्या क्या है? नॉन रिपीट संख्या। जो भी नॉन रिपीट संख्या हो क्या हो जाएगा? अपर में हो जाएगा। तो पाई क्या है? एक अपर में संख्या है। पाई समझ गए क्या हो जाए? पाई अपर में जो, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है? परमेय संख्या होता है। अब समझिए, अगर हम दें 5.876525 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या क्या है मेरा? ये संख्या नॉन रिपीट है। रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा, और संख्या का पते नहीं कहाँ तक संख्या जाएगा। तो ये संख्या क्या है? अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे आते हैं। थोड़ा इसमें ये तो नहीं लग रहा है कि गैदरिंग जैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि हम इस तरह लिखवे करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे समझिए, यानी कि जैसे लिखिए 5/7 8 90/18 √5 √18 पाई, ये सब क्या है? जितना भी संख्या सब का सब क्या वास्तविक संख्या। हम एक तत्व बताए थे कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का जितना भी परमेय संख्या तथा जितना भी अपरमेय संख्या है, दोनों मिला के दिख रहा, जितना भी परमेय संख्या था जितना भी अपरमेय संख्या दोनों मिलाकर हमको वास्तविक संख्या बनता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? वास्तविक संख्या का। अब हमको क्वेश्चन आता है कि क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे क्या सभी परमेय संख्या, रेशनल है, इसका रेशनल समझिए, और REAL रियल, तो क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए परमेय संख्या तो ये पार्ट किसका है? ये पार्ट परमेय संख्या का है, और वास्तविक संख्या में दोनों पार्ट आ जाता। तो परमेय संख्या और वास्तविक संख्या में दोनों पार्ट आ गया ना, तो परमेय संख्या में तो ये पार्ट नहीं ना आया है। तो इसलिए सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता। दो क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? तो हाँ, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना भी परमेय संख्या आप वास्तविक संख्या में घुसा सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, ठीक ना। और जितना भी अपरमेय संख्या उसको भी आप वास्तविक संख्या में डाल सकते हैं। इसलिए सभी परमेय संख्या तथा सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या न तो परमेय संख्या हो सकती है और न ही सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिश्रण है, और परमेय वहाँ अलग है और अपरमेय अलग है। यहाँ तक समझ गई हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है मेरा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखिए इसका आपको हम दो तरह का डिफिनेशन बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या? जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। आप समझिए, उदाहरण से नहीं समझिएगा। जैसे हम लिखे हैं 8, ठीक, 8 का कितना फैक्टर है? 2 है, 4 है और 8 है, यानी कि 3 फैक्टर हो गया। कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। यार मार्कर कर 8 का कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर। अभी क्या बताया? वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है। यानी कि 8 का कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर हो गया, यह संख्या भाज्य हो गई। अब बताइए, यानी कि ये जो संख्या है 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 भी लगेगा, यानी कि 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी भाग लग रहा है, यानी कि 2 से अधिक संख्या इसका फैक्टर है। और 1 और स्वयं का अलावा देखिए इसमें 1 और 8 से भाग लगभग नहीं करता, 1 और 8 से तो भाग लगभग करता। तो भाज्य संख्या के उसको एक तरह यह कर सकते हैं, वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे। तो 1 और स्वयं 1 से लग ही रहा, 8 से लग ही रहा, उसके अलावा 2 और 4 से भी तो लग रहा है, यानी कि 2 का एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या संख्या का? भाज्य संख्या आ गया। अब जैसे हम लिखें 16, तो 2 4 8 16, देखिए 2 से अधिक फैक्टर है, क्या हो गया? भाज्य संख्या। समझ गए भाज्य संख्या? तो वह संख्या
जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे, वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा? 4 है। 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या बता के देखिएगा, कोई संख्या नहीं। 1 है? नहीं है। 2 नहीं है। क्यों? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। इसका एक का कोई एक ही फैक्टर है, 2 का एक और स्वयं से लग रहा, 3 भी एक और स्वयं से लगेगा, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं लग रहा। लेकिन 4 है जो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। 2 से अधिक फैक्टर हो गया ना, क्या हो गया? 4 भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और बड़ी तो कोई अति नहीं, बड़ी तो आप बता नहीं सकते कहाँ तक जाएगा कोई अति, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, क्या जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। अगला देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यानी कि वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। क्या? केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या अभाज्य कहलाती है। या वह संख्या जिसमें जो संख्या एक और स्वयं से कटती है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे बताएं 3, तो 3 बताइए इसका क्या फैक्टर है? 1 और 3। इसका और कोई फैक्टर निकल सकता है? तो नहीं निकल सकता। क्या बताए? केवल और केवल 2 फैक्टर हो संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। अब बताइए 3 है, 3 और 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है? नहीं होगा, ये अभाज्य हो गया। 5 है, 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती है, अभाज्य हो गया। 17 है, 1 और 17 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती है, अभाज्य हो गया। यानी कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वह संख्या अभाज्य कहलाती है। या वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, वह अभाज्य कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है। क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि 2 1 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, तो 2 है। देखिए 2 का एक से भी वाला भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, यानी कि 1 से लग ही रहा और स्वयं से भाग लग रहा, 1 और स्वयं से भाग लग रहा। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से 2 भाग लग सकता है? नहीं लग सकता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और पूरा अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 ही है, यानी कि एक ही संख्या सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। केवल 2 ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, बाकी बाद आप जितना भी लीजिए सब विषम संख्या आता है। तो केवल क्या है? 2 ही है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भी है। तो भाज्य अभाज्य समझ गई होगा। आगे आइए सम संख्या। अब सम संख्या क्या? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 2, 4, 8, 10, 50, जो भी संख्या है, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। दिख रहा है यहाँ पे? चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब 5 लिखिए, 3 लिखिए, 15 लिखिए, 21 लिखिए, ये सब क्या है? विषम संख्या। क्यों? कि इसमें इस सम संख्या में 2 से विभाजित नहीं लगता। तो जितना भी संख्या में 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या कहेंगे। चलिए अब देखिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। अब देखिए अगला है जातीय मान और स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू। तो जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, ये भी इसमें बहुत मायने रखता है। तो जातीय मान होता है कि वह किसी संख्या में वह अंक, देखिए उदाहरण से समझिए, पहले 5 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, ठीक। अब अगर इसमें पूछ दे, इसमें बताइए 8 का जातीय मान क्या होगा, मतलब 8 स्वयं हो जाता है। क्या हो जाएगा? 8 स्वयं, यानी कि किसी संख्या में उस संख्या का किसी संख्या में उस संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होता है, इनकी उस किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक खुद होता है। अब जैसे ये क्या है? एक संख्या है, 5789 क्या एक संख्या है, और इस संख्या में पूछे 8 का स्थानीय मान 8 का जातीय मान, तो ये 8 क्या अंक है? तो किसी संख्या में उस अंक का जातीय मान उस संख्या स्वयं होता है। यानी कि सीधी सी बात समझिए, उस जातीय मान जो संख्या पूछेगा वही संख्या उसका जातीय मान हो जाता है, जो अंक पूछेगा वही अंक उसका जातीय मान हो जाता है। जैसे 8 का पूछे तो 8 हो जाएगा, हम पूछे 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा, बोलेंगे 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। ये सब क्या है? जातीय मान है। अब जैसे हम बोल देंगे 5, 8, 6, 9, 5, 4, अब हम दिख रहा है। चलिए अब जिसमें पूछेंगे 8 का जातीय मान, 8 का 8 में खुद हो जाएगा, बोलेंगे 6 का 6 हो जाएगा, बोलेंगे 4 का 4 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या में वह जो अंक पूछेगा जातीय मान, वो अंक खुद उसका जातीय मान हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, जो पूछेगा उसका जातीय मान वो खुद उसका जातीय मान हो जाता है। अब समझिए स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे 5, 8, 9, 6, ठीक।
अब इसमें हम पूछेंगे कि 8 का स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान। देखिए जो संख्या पूछा वो संख्या लिख रहे हैं, और जो संख्या के बाद जितना भी डिजिट रहता है ना उतना जीरो उतर जाता है। 2 डिजिट था, 2 डिजिट उतर गया, यानी कि 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम पूछ लेंगे इसी में 5 का स्थानीय मान। किसका पूछा, 5 का। जो अंक पूछा वो अंक उतार देंगे, और उस अंक के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो बैठा देंगे। 5 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 को जीरो उतार दीजिए। ये क्या है, 5 का स्थानीय मान हो गया। अब पूछ दे कि 9 का स्थानीय मान। 9 क्या अंक है, 1 अंक है, 1 जीरो उतर गया। ये समझ गया स्थानीय मान। अब देखिए अगर जो आपको अब क्वेश्चन समझिए, 8 6 5 6 4, ठीक। अब इसमें पूछेंगे बताइए इसमें 6 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, दिख रहा है, चलिए इधर लिख लेते हैं। 8 6 5 4 6 8, ठीक है। अब इसमें हम पूछें कि 6 का स्थानीय मान का अंतर बताइए, तो आपको पता है 1 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6000, 3 डिजिट है, और 1 6 का कितना होगा, 2 डिजिट है, 60 होगा। अंतर पूछ रहा है, देखिए 1 6 का 6000 हो गया और दूसरा 6 का 60 हो गया। अंतर पूछा, घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, उसका अंतर हो गया 0, 10 में 6 गया 4, 9 6, अरे 9 5, यानी कि 5940। यानी कि जो स्थानीय मान पूछेगा दोनों का स्थानीय मान निकाल लेंगे, अंतर क्या दोनों को घटा देंगे। तो आई होप जितना भी अभी बताए हैं आपको सब समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आपको कहीं भी इसमें डाउट बुझाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता